ईद कुर्बा की आमद है। मवेशी मंडियों में इस वक्त रौनक लगी हुई है। मवेशी मंडी में अब तक 75,000 जानवर लाए जा चुके हैं, जबकि इंतजामिया का दावा है कि 3.5 लाख जानवर लाए जाएंगे। बेशतर शहरियों का कहना है जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कम से कम 12.5 लाख 13 लाख। वीआईपी ब्लॉक्स में वो तो 1 करोड़ और 2 करोड़ के, जबकि बकरा जो है 1,20,000 5 मांग रहे हैं। 5 लाख। महंगाई बहुत ज्यादा है, रेट 1-2 लाख वाला बंदा तो भूल जाए, मंडी आने का सोचे भी ना भाई, वो तो उसके लिए बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि हमें ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मंडी में, बल्कि हर साल कीमतें पिछले साल से ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। इसके पीछे की एक वजह मार्केट में जानवरों की डिमांड तो जरूर है, लेकिन और भी कई बड़े रीजंस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ईद उल अजहा का ये सैक्रिफाइस पाकिस्तान में बहुत ही एहतराम और महज़ब तरीके से मनाया जाता है। ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस होता है कि अकेले पाकिस्तान में हर साल 5 मिलियन टन के करीब मीट प्रोड्यूस होता है ईद उल अजहा की वजह से। पूरे मुल्क में इतनी बड़ी सुन्नत परफॉर्म की जा रही है, इतना बड़ा मौका या फिर त्यौहार है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखे बैठती है और हमें हर दूसरी सिटी की हर दूसरी गली में वेस्ट पड़ा हुआ दिखाई देता है। कई हफ्तों तक ये वेस्ट पड़ा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे ईद उल अजहा पर सबसे बड़ी कुर्बानी आपके बैंक अकाउंट की होती है, कैसे हमेशा प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं और गवर्नमेंट इसको काउंटर करने में या फिर इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में पीछे रह जाती है। ईद उल अजहा मुसलमान हर साल सेलिब्रेट करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को फॉलो करते हुए। ईद उल अजहा का मेन पर्पस है अपने ईमान को मजबूत करना, कम्युनिटी के साथ कनेक्शन बढ़ाना, गरीबों के साथ बांटना, उनकी मदद करना। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लाइव स्टॉक से 8 मिलियन रूरल फैमिलीज को 35 to 40% इनकम मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो लाइव स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक हिस्सा होता है, यानी कि वो जानवर जो कि इंसानों के खाने पीने और लेबर के लिए रेस किए जाते हैं। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड सप्लाई को कंट्रोल करता है। मीट, मिल्क, एग्स सब इसी सेक्टर से आते हैं। साथ ही गांव के लोगों में रोजगार इन्हीं जानवरों से चलता है। एक्सपोर्ट्स में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, जहां पर लेदर और मीट प्रोडक्ट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो लाइव स्टॉक इन दी फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट करता है ईद उल अजहा जैसे मौक़ों के लिए, जहाँ पर बहुत सारे जानवर प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे जानवरों का बिजनेस होता है। इसी मौके पर सबसे ज्यादा रूरल फैमिलीज को 30 to 40% तक इनकम जनरेट करने को मिलता है। हाँ, जाहिर है मीट तो वैसे भी पाकिस्तान में खाया जाता है, तो लाइव स्टॉक का जो पूरा सेक्टर है वो वैसे भी काम कर रहा होता है, लेकिन ईद उल अजहा के मौके पर इसको ज्यादा बूस्ट मिलता है या फिर यहाँ पर ज्यादा काम होता है। सोचो, पूरे साल के मुकाबले में इससे एक महीने में लाखों जानवर एक ही बारी में प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक ही बारी में इन सारे जानवरों की कुर्बानी होती है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ईद उल अजहा को लेकर ये भी है कि देखो, अब इतने सारे जानवर एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कारोबार एक महीने के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मंडी में घुसो तो आपको प्राइसेस ऊपर से ऊपर दिखाई देगी। बकरा आपको 1 लाख के अंदर अंदर तो मिल ही नहीं सकता, 1 लाख से ऊपर का बकरा है। और अगर गाय की बात की जाए या फिर काव बुफेलोस की बात की जाए तो उनकी प्राइस तो 3 लाख 4 लाख या फिर करोड़ों तक पहुंची हुई है। हाँ, करोड़ों में आपको एक लग्जरी काव मिलेगी जिसके बड़े बड़े सींग होंगे या फिर उसमें कोई ना कोई बड़ी खासियत होगी, लेकिन अगर आप एक डिसेंट काव की बात करते हैं, यानी कि एक नॉर्मल गाय जिसके अंदर कोई बड़ी खासियत नहीं है, कोई बड़ा साइज नहीं है, उसके लिए भी आपको 3 से 4 लाख तक पे करने होंगे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 2023 से 2024 में 5.5 मिलियन टन्स ऑफ मीट प्रोड्यूस हुआ, 2.63 मिलियन टन्स बीफ प्रोड्यूस हुआ, 0.917 मिलियन टन्स ऑफ मटन प्रोड्यूस हुआ और 2.363 मिलियन टन्स पोल्ट्री प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हर साल इतना मीट तो नॉर्मली वैसे ही प्रोड्यूस हो जाता है। वैसे ही पाकिस्तान में लोग इतना मीट तो खाते ही हैं, उसके बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा हाई प्राइस देखने को क्यों मिलती है? डोंट वरी, इस सब के पीछे के 3 मेन रीजंस हैं। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, चेक पोस्ट पे रिश्वत देना और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से प्राइसेस 30% तक ऊपर ले जाना। तो आप एक बकरा नहीं खरीद रहे, बल्कि करप्शन का पूरा एक इकोसिस्टम आपके पैसों से चल रहा है। एक और बड़ा रीजन ये जानवरों या फिर मंडी में जो महंगाई का है वो है एक्सपोर्ट करना। आप मंडी में चाहे जितना भी घूम लो, चाहे बेस्ट से बेस्ट जानवर ही क्यों ना तलाश कर लो, पाकिस्तान का बेस्ट जानवर गल्फ कंट्रीज को पहले ही एक्सपोर्ट हो जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 2023 और 24 में मीट और डेयरी एक्सपोर्ट्स 430.89
मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे और लास्ट ईयर 339 मिलियन डॉलर्स तक थे। तो ये जो इतना सारा पैसा आ रहा है मीट और डेयरी को एक्सपोर्ट कर ये इतनी आसानी से नहीं आ रहा। उसका सैक्रिफाइस एक आम पाकिस्तानी जरूर दे रहा है अपनी जेब काट कर। जाहिर है जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर करोगे उस प्रोडक्ट की आपके मुल्क के अंदर कमी हो जाएगी और अगर आपके मुल्क में कमी हो जाएगी तो प्राइस की डिमांड तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। और फिर इकोनॉमी में बिजनेस इस तरह से काम करता है कि अपना बेस्ट प्रोडक्ट बाहर सेल हो जाता है जबकि सबसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट अपने पास रखा जाता है अपने लोगों के लिए। आसान लफ्जों में अपने घर के लोग तो टूटे बर्तन में भी खाना खा लेंगे, लेकिन जो बाहर से मेहमान आने वाले हैं उनके लिए महंगे वाला डिनर सेट जरूर निकालना है। अब ये देखो, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 80% हलाल मीट सऊदी और यूएई जाता है। इस लाइन को दोबारा पढ़ो, 80% 80% हलाल मीट सऊदी और यूएई में एक्सपोर्ट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 2009 में जिंदा जानवरों के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, लेकिन 2024 में इस बैन को उठा दिया गया और अब उसका नतीजा क्या है? सिंध और बलूचिस्तान में इसकी शॉर्टेज हो रही है। हमारे लिए कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं जबकि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। सो प्रॉफिट किसका हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट यू। 2024 की ईद का हिसाब लगाएं तो 6.8 मिलियन एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया गया था जो कि 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनाते हैं, यानी कि 1.8 बिलियन डॉलर्स, जिसमें 2.9 मिलियन काउज थी, 3.3 मिलियन बकरे, 3,80,000 के करीब भेड़, जबकि 98,000 के करीब ऊंट और 1 लाख के करीब बुफेलोज। सोचो इतना बड़ा सैक्रिफाइस 2024 में हुआ तो लेदर इंडस्ट्री का क्या हाल है? लेदर इंडस्ट्री को तो एक बूस्ट मिलना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात इतने सारे जानवर सैक्रिफाइस हुए हैं, उनकी खाले वहीं तो जानी है। लेकिन नहीं, लेदर एक्सपोर्ट का ड्रॉप हुआ 677 मिलियन डॉलर से 624 मिलियन डॉलर्स तक, मतलब कि 53 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। लेकिन वजह क्या थी? हाइड वेस्टेज। जानवरों की जो स्किन उतारी जाती है या फिर उनकी जो खाल उतारी जाती है हर साल कुर्बानी के मौके पर, वो या तो सड़ जाती है या तो वो सही से कलेक्ट नहीं की जाती। कई लोग जानवरों की खाल रख लेते हैं ब्लैक मार्केट में सेल करने के लिए, या फिर कई लोग इन खालों को छुपा लेते हैं और कई मरतबा यही खालों की छुपन छुपाई में खाले सड़ जाते हैं। जहां पर ईद के मौके पर लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए था, वहां पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं पहुंचता। इस सब से हमें इकोनॉमिक लेवल पर भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। हमारी लेदर इंडस्ट्री हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेदर इंडस्ट्री की ही तरफ से लेदर एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज को। सो जो लेदर एक्सपोर्ट होना चाहिए था गल्फ कंट्रीज या फिर यूरोप में, वो कचरे में वेस्ट हो जाता है। इसके बाद एक और बड़ी चीज जो कि हमें स्लोली ईद उल अज़हा में अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो क्लास डिवीजन है। पहले क्लास डिवीजन शायद इतना ऑब्वियस नहीं था, लेकिन आज क्लास डिवीजन आपको साफ दिखाई देता है ईद उल अज़हा के मौके पर। कुर्बानी का लिटरल मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना, लेकिन अब सब कुछ क्लास में डिवाइड हो चुका है। मिडिल क्लास फैमिलीज इस होप में रहती हैं कि वो 20,000 जमा कर गाय का एक हिस्सा ले लेंगी, लेकिन आज गाय के एक हिस्से की प्राइस भी 20,000 तक नहीं है बल्कि 50,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये एक हिस्से के पैसे जमा करने में अपना पूरा साल लगा देते हैं, जबकि एलीट क्लास 10 से 12 लाख के शो एनिमल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए। देखो ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत से गरीबों को फायदा होता है। वो लोग जो गोश्त नहीं खा पाते वो ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त खा पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हम ईद उल अज़हा को अच्छे से उसकी सुन्नत के तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरा एलीट क्लास को मेंशन कर ये कहना नहीं है कि एलीट क्लास इतने महंगे जानवर क्यों खरीदती है, वो पैसा मुझे ला कर दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुर्बानी को इक्वल होना चाहिए, ना तो करप्टेड लोगों की करप्शन और ना ही अमीर लोगों का तमाशा होना चाहिए। आपको मंडी में बहुत से कमजोर जानवर भी देखने को मिलेंगे और बहुत से अनहेल्दी जानवर भी देखने को मिलेंगे। तो फिर पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जिसको मंडीज को रेगुलेट करना चाहिए वो क्या कर रही है? उनकी तो वेबसाइट के मुताबिक वो मॉडर्नाइजिंग लाइफ स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल या फिर एनिमल हेल्थ चेक्स कहाँ हैं? सिफर। कुछ क्लरिक्स ऑनलाइन कुर्बानी एप्स को पुश करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, और इसे भी पर्सनल इबादत का एक बिजनेस बना दिया गया है। सेम तरह की प्राइसेस या फिर सेम तरह की ग्रीड हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मीडिया की बात की जाए तो मंडी माफिया के ऊपर आपको बहुत कम ही मीडिया पर बात होते हुए दिखाई दी। उल्टा मीडिया में तो मंडी माफिया को ग्लोरीफाई कर बताया जाएगा कि देखो आज प्राइस इतनी बढ़ गई उतनी बढ़ गई। ये नहीं बताया जाएगा कि प्राइस क्यों बढ़ रही है, ब्लैक मार्केट का क्या सीन पीछे चल रहा है और मंडी माफिया क्या कर रहा है। सैडली आप इस पूरे माफिया को समझने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को ही पढ़ सकते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई सोर्स, कोई आउटलेट, कोई स्पेशल स्टडीज इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। बात अगर गली मोहल्लों की सफाई की आए तो कराची की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा
बिजनेस कराची से आता है। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर क्या हाल होता है? अगर आप कराची से हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना टाइम लगता है अथॉरिटीज़ को आपके गली मोहल्ले साफ करने में हर साल ईद उल अज़हा के बाद। में ये एनिमल्स का जो वेस्ट होता है हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर, वो एक महीने तक पड़ा रहता है और अथॉरिटीज़ उस पर एक नज़र भी नहीं डालती। इलाके के लोग या फिर अपने घर वाले मजबूर होकर खुद उस कचरे को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं कचरों में कहीं ना कहीं खाले भी थैलियों में लपेट कर फेंकी जाती हैं। इतना बड़ा सेक्रीफाइस हो रहा है, इतनी बड़ी सुन्नत फॉलो हो रही है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशंस दिखाई नहीं देती। उसके बावजूद भी हमें अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी एक्शन प्लान नहीं दिखाई देता कि इस तरह से हमें खालों को उठाना है, कलेक्ट करना है, या फिर इस तरह से जो भी वेस्ट हमें गली मोहल्लों में मिलने वाला है उस सबको संभालना है। मानो पाकिस्तान के कई इलाकों को अल्लाह आसरे छोड़ दिया है कि बस जो होगा देखा जाएगा, वहाँ के लोग साफ करेंगे तो साफ होगा, वरना वो बीमारियों से मरते जाएंगे। ईद उल अज़हा पैसे फ्लैक्स करने या फिर मंडी माफिया को खिलाने के लिए नहीं होती, ये देने और बांटने का नाम है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने का काम है। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के बदलने से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा या फिर एक इंसान को ब्लेम करने से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा। फिलहाल के लिए हम कोशिश ही कर सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई होप सो कि आपका सेक्रीफाइस अच्छे से गुजरे। आपने कभी मंडी को विजिट किया हो और कोई इंटरेस्टिंग मंडी की स्टोरी हो, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड योर स्टोरीज। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, मेरा हिस्सा गरीबों में बांट दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।